वॉइस चेक करिए। ओके, वॉइस ओके, ठीक है। कमेंट्स लगा दीजिए एक बार ना। यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में और जहां जो कि बहुत सारे मल्टीपल बैचेस में एक साथ होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। तो भाई स्वागत है। तो इस क्लास में ओवरऑल देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमें देखना है, जो कि अपकमिंग यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इवन दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल। ठीक है, कुछ चीज मैं यहां पर डिफरेंट करने वाला हूं आज, दैट इज क्योंकि बहुत मेरे अध्ययन बैच वाले बच्चे हैं बहुत सारे अगेन, और आप सब भी हैं, तो अगेन आपके लिए कॉमन चीज की आज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिया था। तो सबसे पहले अगेन देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिशन मौसम। ठीक है, क्यों डिस्कस करेंगे, क्या इसके पीछे रीजन है, सारी की सारी बातें अभी करेंगे। सांची के स्तूपा के बारे में हम जानेंगे, जो कि बौद्ध बौद्ध बेसिकली बौद्ध धर्म में काफी फेमस है। अशोक के काल पे काफी इनकी रचना हुई है, होते क्या है। चैत्य के बारे में जानेंगे, विहार के बारे में जानेंगे, वाई दिस सांची स्तूपा इज इन न्यूज, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देन एफडी स्टैंड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे, जो कि अगेन आपके लक्ष्मीकांत में आपने लगातार पढ़ा होगा। चलिए, फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ एंड इश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। फिर इसको मेंस के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, एंड देन एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको जो लास्ट टाइम दिया था इस क्लास में ही, इसी क्लास में, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखेंगे कि बेसिकली उसको कैसे लिखना चाहिए था, किन किन चीजों का अगर हम मेंशन करते तो चीजें बेहतर होती। तो इस 5 थीम के बिहाफ पर आपका आज का क्लास चलने वाला है। एंड देन कमेंट बॉक्स लगा दीजिए, एक बार कमेंट लगा दीजिए टेक्निकल टीम, ताकि सबसे एक बार मैं बात कर लूं, एंड देन हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। गुड इवनिंग नशीर अंसारी, सीमा प्रवीण, कायनात, बहुत प्यारा नाम है बच्चे, रोहन, साक्षी, आंचल मौर्य, बिल्कुल ये वो बच्ची है जो हमेशा यूट्यूब में भी आती है लगातार, है ना, यूट्यूब वाली क्लास में। जीत भैया है सर करंट अफेयर रोज पढ़ाया कीजिए। बेटा करंट अफेयर क्या वीकली अगर मैं पढ़ा दे रहा हूं तो वो इनफ है। करंट अफेयर रोज मैं यूट्यूब वाले चैनल पर पढ़ाता हूं, आप आ जाइए वहां पढ़ने, क्या दिक्कत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं। चलिए, एज ऑलवेज शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हमें क्या हो सकता है। चलिए सर, आप कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया। मेरे सर इस मल्टीपल वॉइस आ रही है कहीं से, टेक्निकल टीम एक बार उसको खत्म करिए। तो लास्ट क्लास में कौन था मेरे अध्ययन बैच में, और कौन कौन यूट्यूब वाली क्लास में था आज। वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। किसकी वैलिडिटी बढ़ानी है भाई बैच की, जीवन की, किसकी यस बेटा रिया श्रीवास्तव, 6 बजे वाली क्लास लेना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें डेली के आर्टिकल्स होते हैं, डेली बिहाफ पर उसमें मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूं। तो यूट्यूब वाली क्लास तो मिस करना ही नहीं है, वो तो जरूर ही लेनी है। उसमें लाइव आना है, रिकॉर्डेड देखनी है, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन उसको मिस मत करना। और मेरी जो करंट अफेयर की क्लास अध्ययन बैच की है वो मिस मत करना, और ये वाली क्लास अध्ययन बैच से ही लगभग सिमिलर रहती है। तो इसमें अगर कोई नहीं भी आ रहा है स्पेशली अध्ययन बैच में, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इस क्लास में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अब मैं देख चुका हूं। चलिए वन बाय वन करके एक एक चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिशन मौसम के बारे में। क्यों हमें मिशन मौसम के बारे में जानना है, देखो इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं, ये हमारे जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर पर जब कोई मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होंगे और वहां पर
ये बोल रहे होंगे कि स्पेशली एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, देन आप लिखोगे ना वहां पर ई नेम चलाया गवर्नमेंट ने, ताकि जो मंडियां हैं वो ओवरऑल कनेक्ट हो जाए आपकी सारी की सारी, है ना। ई नेम गवर्नमेंट ने चलाया है, आपको मैसेजेस जाते हैं बहुत सारे। ऐसे ही आप वहां पर लिखोगे कि एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, उसमें एक स्टेप आपका और इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज मिशन मौसम। यस, मिशन मौसम, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेंस लिख रहे हो और मेंस लिखते वक्त आपको टू बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अपनी वैल्यू जो हमने सीखा है उसको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और वैल्यू एडिशन स्टैटिक टॉपिक से ज्यादा करंट अफेयर से आता है। अगर कोई एग्रीकल्चर पे आपको बता दे कि व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सबने आपको बता दिया यार कि सतत कृषि होती क्या है, ये आपने बता दिया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, ये आपको बता दिया, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं या फिर उसमें जो बदलाव है, उसका जो एरिया चेंज हुआ है, उसमें किस स्टेट ने अच्छा करा है, कौन सा स्टेट खराब कर रहा है, इसमें क्या क्या किसानों को फायदे हैं, इसमें लगातार अखबार में मतलब साल दर साल नहीं, मतलब महीने दर महीने आर्टिकल्स आते हैं, और उन सब चीजों को हम कलेक्ट करते हैं करंट अफेयर के माध्यम से। और जब भी हमें मौका मिलता है तो मेंस में जब हम उन चीजों को लिखते हैं, देन यू विल रियलाइज कि आपका एडिशनल वैल्यू होता है करंट अफेयर के उस टॉपिक में, एंड वहां से आपको नंबर ज्यादा आते हैं, वहां से ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। इसलिए एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली मिशन मौसम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हाल ही में मिशन मौसम को कैबिनेट का क्लियरेंस मिल गया है, और मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, तो कुछ तो बड़ा होगा ही, ठीक है। अब देखिए, मिशन मौसम की जो अवधारणा है वो बड़ी अवधारणा है, वो केवल कृषि तक सीमित नहीं है। अगर 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 यहां पर जो इतने भी बच्चे हैं, दे ऑल आर फ्रॉम किसान फैमिली, है ना, किसान परिवार से ये लोग हैं, और अगर मैं आपको बता दूं कि आज इस महीने या इस एरिया में इतनी बारिश होती है हर साल, इस मिट्टी में ये प्रोडक्टिविटी है, यहां के मौसम के हिसाब से ये वाली फसल बेहतर है, तो इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? यस प्लीज बताइए। तो जो भी आम इंसान, जो भी हम यहां पर बैठे हुए हैं, आप और मैं, तो सिंपल से फॉर्म में हम बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कि अगर मुझे पता लग जाए एज अ फार्मर कि यार मेरी मिट्टी में ये वाली चीजें ज्यादा उग सकती है, या मौसम ऐसा है तो ये वाली फसल लगानी चाहिए, ये वाला जो है कीटनाशक इसमें डालना चाहिए, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब भी उत्पादकता बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो इसमें सरकार का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है? इसमें सरकार का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि किसानों की आय क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। यही सरकार का लक्ष्य भी है, यही सरकार का लक्ष्य भी है कि किसानों की आय को दुगनी करना है। उसमें मिशन मौसम कैसे मदद करेगा अब जानते हैं। तो इसमें मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, इसमें मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, हवा की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा, चरम मौसम स्थितियों में चेतावनी दी जाएगी। तो मतलब एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है, कोस्टल एरियाज में रडार लगा के हम ये भी बताएंगे कि देखो उड़ीसा में ये हवा का इतना बहाव रहने वाला है, इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी, यहां पर ये चक्रवात टकराने वाला है, यहां पर इतनी बारिश होने वाली है। तो वहां के जो कलेक्टर साहब होंगे, वहां का जो प्रशासन होगा, वहां के जो लोग होंगे, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं रखेंगे। इट मीन्स कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही है? किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, आम आदमी की स्थिति सुधारने के लिए, और इसके अलावा नॉर्मली आप देखोगे तो प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। तीनों को मिला दे तो लोगों का जीवन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इसके बाद। तो ये सारी की सारी चीजों को हम यहां पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, उद्देश्य को याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे? तो एडवांस रडार इसमें यूज करेंगे, है ना, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर्स का यूज करेंगे, ठीक है, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित करेंगे, और जो भी डेटा इकट्ठा होगा वो आपका क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड होगा, है ना, सैटेलाइट बेस्ड होगा। तो आपको टू बी एग्जैक्ट चीजें पता लगेंगी। जैसे हमारे पास इनसेट सैटेलाइट है, रिसोर्स सैटेलाइट है, ये सब सैटेलाइट एक्चुअली आपको बता देती हैं
सर आपको बता देती हैं कि आपके पास कितना जंगल है, कितना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास कृषि का इतना एरिया, कैसे पता लगता है? लैंड रिकॉर्ड से तो पता चलो लग जाता है। फॉरेस्ट एरिया इतना है, अब कैसे पता लग रहा है? अब ये पता लग रहा है हमें कहां से? सैटेलाइट से। सैटेलाइट सब कुछ बता देती है। सैटेलाइट सब कुछ बता देती है, ठीक है। कि सैटेलाइट ये भी बता देती है आपको कि भाई यहां पर ये वाला एरिया, जंगल वाला एरिया, यहां प्रतिभूमि पड़ी हुई है ना, यहां पर ये वाली सॉइल है, इस सॉइल की ये प्रोडक्टिविटी है। इवन कुछ सैटेलाइट्स तो ऐसी भी हैं भारत के पास जो कि आपके मिनरल्स क्या है उसके उस सॉइल में, ये तक बता देती है। तो आप सोच रहे हो कि अगेन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो कहां तक बढ़ती जा रही है। और इसी टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर एरिया पर क्या प्रभाव है, या फिर टेक्नोलॉजी किस हिसाब से एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकता है, इस पर एक दिन आपको मेंस का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक दिन आपको मेंस का क्वेश्चन देखेगा आपको इस चीज पर कि कैसे टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर को बेटर कर सकती है, एंड देन यू विल राइट दीज ऑल स्टफ। तब आपके मार्क्स जो होंगे एक प्रश्न में बेहतर आएंगे। इसलिए कहता हूं कि जब भी कुछ चीजें पढ़ो तो इतने ब्रॉड तरीके से, मतलब यहां अपने आप को सोचो और बाकी सारी चीजें नीचे हैं। अब उनको देखो कि यहां ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब मल्टीपल डाइवर्सिटी वाली जो अप्रोच है वो रखनी है आपको। डाइवर्स रखना है अपने थीम, अपना जो दिमाग है उसको इतना डाइवर्स करना है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं केवल इससे ये फायदा है, इसको रट लेते हैं और घर जाके सो जाते हैं, तो सो ही जाओगे एग्जाम में, उससे ज्यादा लिख नहीं पाओगे। स्मार्ट बच्चा क्या करता है? 10 एंगल्स में सोचता है, और 10 एंगल्स को जब इतनी डाइवर्सिटी लिखोगे ना एग्जाम में, तो हाथ से नंबर फिसल जाएंगे एग्जामिनर के, है ना। चलिए, फिर उसके बाद इसके क्रियान्वयन मंत्रालय कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम? 60 मौसम रडार खरीदेंगे, है ना। अगेन रेडियो साउंड प्राप्त करना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेसिकली उपकरण खरीदेंगे इसमें। बाकी इसमें कोई इतने खास नहीं है, खास बस यही है कि इसमें मेंस में लिखोगे तो इसमें एडिशन होगा आपके मेंस में इस टॉपिक से, ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ भाई, स्तूपा के बारे में किस किस ने पढ़ा है? यस प्लीज बताएं। सांची के स्तूपा के बारे में, या फिर आर्ट एंड कल्चर में स्तूपा के बारे में या स्तूप के बारे में किसने पढ़ा है? स्तूप ऐसे लिखते हैं ना स्तूप को, है ना। किसने पढ़ा है स्तूप के बारे में? ये न्यूज में क्यों आ गया? हाँ अभी केवल जीएस चल रहा है, सी सेट। अरे बेटा सुनील कुमार, किससे बातें कर रहे हो? आधे बच्चों का ध्यान तो रहता ही नहीं है यहाँ। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लास के वक्त केवल क्लास में ध्यान दोगे और किसी और को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे, तो जीवन में इतना बेहतर कर जाओगे कि किसी और को इंप्रेस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। फिर जीवन में वो खुद ही इंप्रेस हो जाएंगे। जो जो जिसको तुम पाने की चाह रखते हो वो खुद चल के तुम्हारे पास आ जाएंगे फिर, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, मैं बताता हूं, मैं गाइडेंस देता हूं, क्लास के बीच ये सब करोगे तो एक दिन फिर गाइडेंस ही देते रह जाना, फिर कुछ होगा नहीं, है ना। तो डोंट वरी, मतलब ये सब आई डोंट नो कि यार आपको ये सब की जरूरत क्या है। मैं हमेशा आपको समझाता हूं, लेकिन आप समझते नहीं हो। और जो गधा समझता नहीं है, याद रखना, उसको समय समझा, जो मतलब मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसको समय समझाता है, वो खुद नहीं समझता है चीजों को। एंड देन जब समय समझा रहा होता है ना, देन यू विल रियलाइज कि अब देर हो चुकी है। देन यू विल रियलाइज कि अब देर हो चुकी है, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो यार, मैं इतना एफर्ट डाल के आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी एनर्जी अपनी लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, एंड देन यू विल से कि अरे कैसी हो तुम, है क्या करोगे जान के, बुरी है वो, दूर रहो, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो यार। चलो, चलिए ग्रे स्तूपा की बात करते हैं। तो सबसे पहले, यस, ये न्यूज में क्यों आया?
हेलो, यस, सॉरी सॉरी गाइस। चलिए, सो ओवरऑल ओवरऑल ये न्यूज में क्यों आया, ये न्यूज में क्यों आया? देखो हुआ क्या, जो हमारे ओवरऑल जयशंकर साहब हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, तो वो अभी ओवरऑल यात्रा पर थे बर्लिन की। तो बर्लिन में एक एरिया है, एक म्यूजियम है हम्बोल्ट करके, ठीक है, वहां पर वो गए। तो वहां पर सांची के स्तूप का मतलब, यह स्तूप जो होता है उसका एक जो तोरण है, उसका तोरण यानी कि जो दरवाजा है, वो दरवाजा वहां पर था और इसकी इंपोर्टेंस वो बता रहे थे वहां पर। एंड देन ये आर्टिकल प्रिंट होता है और इस आर्टिकल में स्तूप के गेट, स्तूपा के बारे में बताया जाता है। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, देखो, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, यस थैंक यू, इट्स ओके। तो पहली बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि स्तूपा जो है ये कोई बौद्ध धर्म के दौरान आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बौद्ध धर्म से भी पहले कई बार स्तूपा देखे गए हैं, लेकिन ये काफी व्यापक प्रचार और काफी इसका अगर हम देखें तो काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से बेसिकली इसका अपब्रिंगिंग जो हुआ ज्यादातर वो बौद्ध धर्म के समय हुआ था, इसलिए हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट बेसिकली आपका स्तूपा, ठीक है। तो यहां पर स्तूपा के बारे में अगर हम जानेंगे तो देखो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चार दरवाजे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, चार दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों को क्या कहा जाता है, तोरण, क्या कहा जाता है, तोरण, ठीक है। मेधी क्या होती है, एंट्री, दरवाजे से एंट्री आपने ली और स्तूपा का जो ये चारों ओर का जो पथ है इसको कहते हैं मेधी। और ये जो डंडे डंडे से आपको दिख रहे हैं ना, जो बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री, इसको कहते हैं वेदिका, है ना, इसको कहते हैं वेदिका, ठीक है। तो ये, और यहां पर स्तूप जो है, ये जो अंडा आपको दिख रहा है, इसके चारों ओर जो ये पथ है इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अगेन प्रदक्षिणा पथ, जो कि आप मंदिरों में भी अक्सर करते हो, इसलिए अच्छे से देख लो इसको। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं स्तूप के बारे में, स्तूपा के बारे में। देखो स्तूपा, जो स्तूप है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए थे मैं बता देता हूं, कि जो बुद्ध भगवान है और बड़े बड़े जो आपके अगेन जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उनके जो अवशेष होते थे, अवशेष, ठीक है, जिनके जो अवशेष होते थे उन अवशेषों को इन स्तूपा में रखा जाता था। उसमें भी सबसे जो अच्छा स्तूप था, यानी कि जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, दैट इज मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, ठीक है। क्या है, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, ठीक है, ये काफी फेमस हुआ। इवन इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल गया स्तूप को, ठीक है। अर्धगोलाकार संरचना में है, पवित्र अवशेष इसमें रखे जाते हैं। मोटा मोटी जो बात है वो समझो, जो मेन मेन चीज है उस पॉइंट को समझो। बुद्ध स्थल पर ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन, रायसेन जिले है, वहां पर ये सांची का स्तूप मिला है, ठीक है। इसकी सबसे पहले खोज की थी हेनरी टेलर ने। पहली बार सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, 1818 में हेनरी टेलर ने। किसने करी थी, हेनरी टेलर वो व्यक्ति थे जिसने पहली बार खोज करी थी, पहली बार खोज करी थी सांची के स्तूप की। बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम वो वही व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति हैं, ठीक है, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी 1851 में। और इसको व्यापक स्तर पर क्या करते हैं, इसकी खुदाई करते हैं और काफी रुचि इसमें बनाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद, हालांकि इसमें इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1989 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। 1989 में, ठीक है, 1989 में क्या हुआ,
इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो दिया गया। ठीक है, 1989 में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है। ठीक, ये मेन चीज हो गई। और जो ये जो स्तूपा थे उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इवन जब आगे जाके और भी जो राजा महाराजा आते हैं तो यहां पर पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। तो केवल अगर ये ऑप्शन मिले कि केवल ईंट का प्रयोग होता था, ब्रिक का प्रयोग होता था, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ज्यादातर जो जैसे सांची के स्तूप की बात करते हैं तो ये बनवाया था मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने। अब अशोक को कौन नहीं जानता है ना, अशोक तो अलग ही देखो। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखोगे जो अशोका है इसको तो सब जानते हैं, अलग एनिशेंट इंडिया में सबसे महान राजा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा यहां पर ये जो दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, तो इसको कहा जाता है तोरण। तोरण तो तोरण कुछ इस तरीके का होता है, 3 उस पे ऐसे करके आपके हॉरिजॉन्टल खंबे होते हैं और 2 खंभों पे वो खड़ा हुआ होता है और इसको बोलते हैं हम तोरण। एक कटघरा, लंबवत खंभों की एक श्रृंखला जो है वो कटघरा कहलाती है, रेलिंग या अवरोध उससे जोड़ा जाता है उसको। ठीक है, फिर जब सुंग और सातवाहन शासक आए थे ना तो इसमें क्या हुआ कि बेसिकली पत्थरों का भी प्रयोग यहां पर किया जाने लगा। ये मेन चीज है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इसके संरक्षक मौर्य काल वाले थे। अब मैं यहां पर दरवाजों की बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन से दरवाजे, कौन कौन से महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। मैं इसलिए ये बात करने जा रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्पेशली आपको यहां पर क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्वेश्चन यहां से क्या हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो अगर दरवाजों की बात करें तो केवल इसमें कितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे, और ये 4 दरवाजे 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। जैसे हम बोलते थे ना, ईस्ट और वेस्ट मम्मा इज द बेस्ट। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, अब इसका मुझे पता नहीं है भाई क्या बनता था, है ना, लेकिन बचपन में बोलते थे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट मम्मा इज द बेस्ट, ऐसे बोलते थे ना। तो ये चीज याद रखनी है कि स्पेशली 4 दिशाएं हैं यहां पर और चारों दिशाओं के लिए एक दरवाजा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रत्येक दिशा के लिए, एक मुख्य दिशा के लिए एक दरवाजा उन्मुख है। 2 चौकोर स्तंभ है और उनके ऊपर राजधानी और एक अधिसंरचना को सहारा देती हुई है। देखो यहां पर क्या, लिटेल को बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, स्तंभ जो है ना वो स्तंभ कुछ इस तरीके के हैं और इसमें है लिटेल, ये 3 जो है ना इसमें दरवाजे में ये लिटेल है, इसको लिटेल बोलते हैं। तो यहां पर बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उन सबको बताया गया है, उन सबको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे फेमस द्वार कौन सा है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसकी बात इस आर्टिकल में की गई है इसलिए वो समझा रहा हूं, अदरवाइज नहीं समझाता। ठीक है, चलिए, तो 4 में से सबसे जो पहला द्वार है वो दक्षिणी प्रवेश द्वार है। सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार यही है। सजावट बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका पर जोर देती है। तो आपसे टू बी स्पेसिफिक पूछा जा सकता है कि क्या दक्षिण प्रवेश द्वार अशोक का मतलब बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका पर जोर देता है क्या, तो आपको बोलना है कि यस, हाँ देता है, ये बात सही है। ठीक है, फिर ऐसा ही आपका एक दरवाजा है पूर्वी दरवाजा। केवल 2 दरवाजों की बात हुई है इस आर्टिकल में, इसलिए 2 ही समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो दरवाजा है ये यूरोप में भी फेमस है। ये जो दरवाजा है यूरोप में भी फेमस है। ठीक है, तो इस दरवाजे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि राजकुमार जो सिद्धार्थ है जब कपिलवस्तु को छोड़ते हैं उसके बारे में यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो बुद्ध हैं अलग अलग प्रकार, जो 7 बुद्ध हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो यहां पर होता है। ठीक है, इसके अलावा हाथी, शेर और मोर जैसे जो पक्षी हैं और जानवर है उनका प्रतीक यहां पर बना हुआ है। इसलिए हमेशा इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए, और कोई भी बच्चा गलत रिप्लाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन का। ओहो, ये कौन है जो आपस में लड़ रहे हैं? यस, टेक्निकल टीम प्लीज नोटिस दिस, कि भाई दो लड़के लड़कियां हैं शायद आपस में, आपस में कुछ बात करके लड़ रही हैं। ब्लॉक ब्लॉक बोथ ऑफ देम। टेक्निकल टीम, ये जो दो बच्चे हैं एंड स्पेशली इस वाले बैच में यहाँ पे, एंड दे बोथ आर फाइटिंग। वन, क्या नाम है इनका, कि यस फालतू मत बोलो, क्या नाम है, पायल है और रितिका है, प्लीज ब्लॉक बोथ ऑफ देम। यस, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, एक्चुअली जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मैं दोबारा बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है आप लोगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी आप लोगों से पूछा हुआ है। तो ये इसमें पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्तूप की अवधारणा बौद्ध धर्म से ही शुरू हुई थी। नहीं, उससे पहले ही थी, उससे पहले थी। ठीक है, उससे पहले थी। उसके बाद स्तूप आमतौर पर अवशेष का भंडार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना थी, ये बिल्कुल सही है। पूछा हुआ कितने सही है, तो जिन्होंने भी आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड बी? किन किन लोगों ने बी आंसर दिया है? किन किन लोगों ने आंसर बी दिया है? मतलब अब तो सबका ही बी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे सी और ए भी दिखाई दिया था, ऐसी बात नहीं है। चलिए, वेरी गुड। चलो, सेकंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, प्रीवियस ईयर का। इस क्वेश्चन का रिप्लाई और दो। नितिन कह रहे हैं कि सर कसम से मैंने बी बोला था। तो वो लड़का नहीं है जिसने गोल्ड जीता है भारत के लिए, तो बोलता है ना अपने गुरुजी से, खाओ मां कसम। देखा नहीं देखा वो? बिल्कुल सबसे पहले मैंने आंसर दिया था। प्रवीण जी कह रहे हैं बिल्कुल एक्सेप्टेड सर, आई एम द बेस्ट। अच्छा, मेरा गलत हो गया सर, इट्स ओके बेटा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? एक लड़का कह रहा है कि सर बी को लॉक किया जाए, 7 करोड़ चाहिए। सर आप हटिए ना, ध्रुवी कह रही है कि सर आप हट जाइए। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम चले ही जाएंगे। कह रही सर आप हट जाइए। चलो लो बेटा, हट जाते हैं। चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 1 मिनट का समय दे देता हूं, पढ़ लो। 1 मिनट का समय पढ़ लो, कोई बात नहीं। माफी चाहेंगे ध्रुवी जी। चलिए, सबका सही आंसर है, चैत्य वो स्थान होते थे जहां पूजा होती है। ठीक है, और विहार वो स्थान होते थे जहां पर भिक्षुओं का निवास स्थान था। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में बच्चों को। विहार में मैं रहता हूं और चैतन्य प्रभु की पूजा करता हूं। तो चैत्य क्या है? वो स्थान जहां भिक्षु रहते, भिक्षु पूजा करते हैं। ठीक है, और बिहार वो जगह है, विहार वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने दोनों के दोनों पूछे हुए हैं पहले ही। चलिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है स्पेसिफिकली। तो अगर हम एक चीज में अगर आपसे पूछूं तो बता दोगे क्या? अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, सर क्वेश्चन देखो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बता दोगे कि नहीं बताओगे? यस, एक क्वेश्चन
बिल्कुल, अरे यही है, कहीं नहीं जा रहे मिश्रा जी। यस, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो बता दोगे? यस सर, पूछिए। अच्छा, देखो, क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य शामिल थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? और जब भारत में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तीन सवाल का जवाब मुझे आप दोगे। तीन सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, जो कि आप लोग आई होप दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं सारी चीजों को, डोंट वरी गाइस। तो यहां पर सबसे पहले जब इन सवालों का जवाब दे दोगे तब तब हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और बाद में अडॉप्ट किया था, बिल्कुल। चलो, मतलब बहुत सारे बच्चों ने सही भी बताया है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी बताया, नॉर्मल, ठीक है। तो मूल संविधान में शामिल नहीं थे, ये वाली बात सही है। और रशिया कहना गलत होगा, मतलब गलत क्या, अभी तो क्या रशिया हो चुका है, पहले यूएसएसआर था, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेशली इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वेरी गुड। सो ये देखो, ये भारतीय संविधान का ही एक स्क्रीनशॉट है, कहीं और से कुछ नहीं लिया है मैंने, सीधा भारतीय संविधान से ही उठाया जो भी उठाया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 51 के हर बार एक एक बेसिकली एक आपसे मूल कर्तव्य की बात करता है। अधिकारों की बात तो सब करते हैं, अधिकारों की बात तो सब करते हैं, कर्तव्यों की बात भी कर लेते हैं थोड़ा। कर्तव्य जरूरी है ना, कर्तव्य जरूरी है ना। हमारा कर्तव्य क्या है भाई? अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो उसको उसका कर्तव्य है कि नहीं है? झंडे का सम्मान करना कर्तव्य है कि नहीं है? मेरी जो जो हमारी प्रॉपर्टी है, स्पेशली अगर हम बात करें सरकारी प्रॉपर्टी की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मैंने एक लड़के से पूछा था कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है क्या? तो कह रहा है, लास्ट क्लास मैंने क्लास में पूछा था ऑफलाइन में, देन ही विल से कि भैया देखिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अवर प्रॉपर्टी, वी कैन डिस्ट्रॉय इट। मैं गधे, ये सब बोलना सही है क्या? मतलब तुम लगाओ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मतलब हमारे पैसों को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो भैया बात करें कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें भी कुछ लोग उठते नहीं है जब हमारे यहाँ नेशनल एंथम बजता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो क्या है, वो कुछ कंपलसरी भी नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अरे कुछ युद्ध हो गया, आप जैसे हम जैसे नौजवान लोगों की जरूरत पड़ी युद्ध में, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखो यूपीएससी आपको कहां कहां फंसा सकता है बता दूं? यूपीएससी आपको अपने मौलिक कर्तव्यों में कहां कहां फंसा सकता है बता दें क्या? ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा में रखना, हिंसा से दूर रहना,
प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो ये है सारी की सारी चीजें जो कि भारतीय संविधान में शामिल है। मैं बता दूं कि यूपीएससी कहां कहां फंसा सकता है, लिख लो, लिख लो, जो कि आपको रेडी भी करना है। देखो, मूल कर्तव्य में यूपीएससी आपको फंसा सकता है संशोधनों में, कि कौन से संशोधन में कौन सा मूल कर्तव्य शामिल हुआ, इसमें फंसा सकता है। क्योंकि ये लगभग लगभग आपको और कैसे फंसा सकता है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों का कंपैरिजन जब करोगे ना तो बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेंगी, बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेंगी। और जब ये सिमिलर लगेगी तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी थोड़ा फंसा सकता है आपको, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट। सेम डीपीएसपी में वो करता है, कब कब अमेंडमेंट हुआ, कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या शामिल किया गया। इसमें पूछता है गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, लिबरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो सोशल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, पूछ लेता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, चलो फिर भी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना। बेटा मैं हट चुका हूं, क्या नाम है इनका, पिछली बार किसने कहा था, कौन सी बिटिया थी वो, दिवी, दिवी करके नाम था, क्या नाम था, इसके बारे में जरा देना, आंसर देना। चलिए इसका आंसर बताइए। नमस्ते सर, काफी लेट नहीं हो गए भाई साहब आप। ध्रुवी नाम था। देखो एक लड़का दूसरे बैच में बता रहे हैं ध्रुवी नाम था। हाँ बेटा अब हट चुका हूं, इसका आंसर बता दो। चलो कोई बात नहीं। ये वो लोग हैं जो तुरंत कोई फंसा देता तुरंत। देखो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और एक बात समझ लो, एक बात समझ लो कि कानूनी रूप से ये जो कर्तव्य है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको कोई लागू नहीं करा सकता, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज को जैसे करा सकता है। ठीक है, तो इनको ये नहीं करा सकता। दूसरा, इनको लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया हमारे पास नहीं है अभी तक। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा अब आप समझ गए होंगे। यस, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, अब लोग समझने लग गए हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना। कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है भाई इसको लागू करने के लिए। ठीक है, बाकी बनाना चाहे तो बना सकते हैं बट नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक बार चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए।
बताइए क्या आंसर होगा इसका। नहीं, लास्ट वाले का तो ऑफकोर्स डी ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्या होगा, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, विदेशी विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। सभी मौलिक कर्तव्य न्यायोचित हैं और अदालतें सीधे लागू कर सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में संवैधानिक प्रावधान में कभी संशोधन नहीं किया गया, यह भी गलत है। भाई किया गया था ना, संशोधन किया गया है, ठीक है, तो यह भी गलत है। इनमें नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल हैं, तो नैतिक और नागरिक ये वाली बात सही है, इसलिए बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है पहला, नहीं ये वाला, हाँ ठीक है। चलिए बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा डब्ल्यूटीओ से, मेंस में सवाल पूछा डब्ल्यूटीओ से। तो सबसे पहले बात करते हैं, आइए डब्ल्यूटीओ पे आ जाइए। अब मेंस के हिसाब से चर्चा होगी, तो भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, मेंस के हिसाब से चर्चा होगी तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में परेशानी हो आपको। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ ने एक संस्था थी जिसका नाम था गेट। ठीक है, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया और इसकी स्थापना हो गई डब्ल्यूटीओ की 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। किस समझौते के तहत, यह समझौता था मारेकस समझौता। किस समझौते के तहत, मारेकस समझौते के तहत। ठीक है, 1995 में डब्ल्यूटीओ की जो है स्थापना हो गई थी। और इसने जो प्रतिस्थापना की थी वो किसकी की थी, गेट नाम के एक इंस्टीट्यूट की थी। ठीक है, क्योंकि गेट जो है, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ जो था, ठीक है, ये केवल और केवल गुड्स को शामिल करता था, केवल गुड्स को, ओनली गुड्स को शामिल करता था। साथ ही साथ इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था, यानी कि जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने का मैकेनिज्म था, वो सही नहीं था एज कंपेयर टू डब्ल्यूटीओ। क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है गुड्स को भी इंक्लूड करता है, डब्ल्यूटीओ सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, और डब्ल्यूटीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक आपका बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे पेटेंट है, पेटेंट, इन सबको भी शामिल करता है। इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो गेट से बेहतर है, गेट से बेहतर है। ठीक है, गेट से क्या है, बेहतर है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और यस, 1995 में डब्ल्यूटीओ की जो है स्थापना हो गई थी। फिर क्या क्या शामिल है वो मैंने आपको बता दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है डब्ल्यूटीओ का वो है जनेवा में। जनेवा कहां पर है आप सभी को पता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, टोटल इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वो है लगभग लगभग 164, आगे पीछे नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ टू बी एग्जैक्ट 164 ही है। ठीक है, 164 ही है, लिखते जाना, है ना। फिर अगेन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करते हैं। चलिए, यदि इसकी संरचना की बात की जाए, यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले आती है इसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस।
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो मतलब मंत्री स्तरीय जो कॉन्फ्रेंस है वो आती है, और ये इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब सबसे ज्यादा उच्च निर्णय लेने वाला निकाय है ये, शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है ये, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, ठीक है। ये मिलता है एवरी ईयर, हर साल ये मिलता है, एवरी ईयर इसकी मीटिंग होती है, वन टाइम, हर साल एक बार मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद एक है इसके साथ जर्नल काउंसिल, सामान्य जो परिषद होती है, ठीक है, जर्नल काउंसिल बोलते हैं उसे, सामान्य परिषद को। ये क्या करती है, डब्ल्यूटीओ के ऑपरेशंस को देखती है, मतलब उसके कार्यों को देखती है। ये जो है अगेन कोई ज्यादा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ ऑपरेशंस को ये देखती है, ये बात याद रखना है। इस संरचना में इसके एक हेड होते हैं डब्ल्यूटीओ के, उस हेड की जो नियुक्ति होती है ना बेटा, वो जो नियुक्ति है वो करते हैं अपॉइंट बाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो मंत्री परिषद जो कॉन्फ्रेंस होती है मंत्री स्तरीय, वो इस पे निर्णय लेते हैं। अब 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 आप मुझे ये बताइए कि हेडक्वार्टर अभी कौन हेड है डब्ल्यूटीओ का, अभी डब्ल्यूटीओ का हेड कौन है? यस प्लीज टेल मी हु इज द हेड ऑफ, करंट हेड ऑफ डब्ल्यूटीओ का हेड कौन है भाई मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यूटीओ का हेड कौन है? देखो ये समझ लो, किंसुक सर ने बिल्कुल पढ़ाया होगा, लेकिन ये समझ लो, क्योंकि अगर आपने आज ये समझ लिया, कल को यहां से क्वेश्चन बनेगा, आराम से कर ले जाओगे। चलो बात करते हैं इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। देखो इसके लिए आपको लगातार करंट अफेयर पढ़ना है। एक बच्चा कह रहा है डब्ल्यूटीओ की फॉर्म बता दो, चलो कोई बात नहीं, अब इतना एक एक डाउट क्लियर करना मेरा उद्देश्य है। डब्ल्यूटीओ की फॉर्म है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ठीक है नीलेश बेटा, नोजोजी ओजोंको, अच्छा नाकोजी ओमकाजा इबेला जो है ये इसकी हेड है। पानी एक बार पिलवा दीजिए, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, बहुत बढ़िया, लो दे दो, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो क्या क्या इश्यूज हैं। विकासशील देशों की चिंताएं, विकासशील देशों का मानना है कि बातचीत में अक्सर विकसित देशों का दबदबा रहता है, जिन्हें अपने हितों की जो नियम बनाने की बढ़त जहां पर मिलती नहीं है, तो विकासशील देश जो है वो इसमें चिंता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपिंग नेशन जो है, ठीक है, जो डेवलपिंग नेशन जो है हमारे, वो ये इस बात की चिंता करते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ जैसे संस्थान जो हैं, इन संस्थानों पर एक दाग ये है कि ये विकसित देशों के पक्ष में रहते हैं, विकासशील देशों के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो विकसित देश हमेशा इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि देखो ये विकासशील देश, इस विकसित देशों के देशों में, सॉरी विकसित देशों में क्या रहते हैं, ये इसका दबदबा रहता है ऐसे इंस्टीट्यूशन में। फिर उसके बाद बहुपक्षीय समझौता होता है। बहुपक्षीय समझौता में यह इशू होता है कि वो निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। अब सर्वसम्मति में
मान लो भारत की इच्छा नहीं है उसको लागू करने की, उस निर्णय को, तो भी लागू करना पड़ जाएगा। सर्वसम्मति कुछ इस तरीके से समझो, ठीक है, सर्वसम्मति कुछ इस तरीके से समझो। हाँ बेटा यहां तो यूं ही आ गए हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, जरा एक बार पूछ लेते हैं इनसे। राम नरेश लोढ़ा जी पूछ रहे हैं कि क्या सर आपने कभी यूपीएससी की परीक्षा दी है? नहीं, यहां तो यूं ही आ गए हैं, यूं ही एकदम उठे थे और सीधे चले पढ़ाने, कोई आइडिया यूपीएससी का नहीं है, बस आके पढ़ा दिया है, हैं? कैसी बात कर रहे हो? एक एक टीचर जो केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज में है, स्पेशली यूपीएससी में है, उनका अपना यूपीएससी जर्नी रहा है, एंड दे आर अगेन, बहुत सालों से उन्होंने पढ़ाया है, दे आर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है। सो एक भाई साहब है पूछ रहे हैं कि यूपी ठीक है, 2017-18 जाके देखो, ठीक है। नहीं, ये जो सब है, ये जो रिलीवेंसी है, कौन सा टॉपिक कहां से आएगा, क्या ये मेंस का इससे संबंध है, मेंस में क्या इससे पूछा गया है, क्यों ये चीज मैं बता रहा हूं, क्या ये कनेक्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है कोई सामान्य यूनिवर्सिटी का टीचर आएगा और पढ़ा देगा? है कोई टीजीटी पीजीटी 8वीं 10वीं क्लास 12वीं क्लास का शिक्षक आएगा और पढ़ा देगा क्या यूपीएससी को? ठीक है, मतलब ये चीज समझो, ठीक है। जितने अभी अगर मतलब कौन सी क्लास में हो लोढ़ा जी? नहीं, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मेरी क्यूरियोसिटी है, पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछो, क्यों नहीं पूछो। चलिए, ठीक है, तो पूछो, बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, चलो कोई बात नहीं। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। चलो, फिर क्या इशू है, मल्टीपल, देखो क्या होता है कि जब डब्ल्यूटीओ की बैठक होती है तो उसमें 164 मेंबर्स हैं, वो जाते हैं, एंड देन 164 मेंबर जब वहां पर बैठते हैं, देन दे रियलाइज कि कोई भी निर्णय हो रहा है तो ये बोलता है ना कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, वोट आता है, तो जो लोग विपक्ष में उनको भी वो फैसला मानना पड़ता है अगर बहुमत से फैसला आता है। स्पेशली इसमें समस्या होती है विकासशील देशों को, ठीक है, स्पेशली समस्या होती है विकासशील देशों को। फिर उसके बाद विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच लड़ाई है। लड़ाई किस बात की है कि यूएसए कहता है इंडिया और चाइना को कि आप अपने आप को डेवलप्ड नेशन घोषित करो, है ना, लेकिन कोई भी राष्ट्र, मैं एक बार आप दोबारा बता देता हूं कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को डेवलपिंग नेशन घोषित कर सकता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लीस्ट डेवलपिंग नेशन अपने आप को नहीं, लीस्ट डेवलपिंग नेशन जो है उसको, उसके लिए परिभाषा है, लेकिन डेवलपिंग नेशन कोई भी राष्ट्र अपने आप को घोषित कर सकता है। तो हमेशा इन देशों के बीच ये लड़ाई चलती रहती है कि यूएसए कहता है चाइना को और भारत को कि ऐसा करो, अपने आप को डेवलप्ड नेशन घोषित करो, ठीक है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ये सारे समझौते हैं। फिर उसके बाद क्या समझौता है कि अगर आप देखोगे यहां पर जो विवाद निपटान तंत्र है ना, इसको मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूं, जो इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उसमें टोटल कितनी संख्या रहती है, ओवरऑल जो निकाय है उसमें कितनी संख्या रहती है, 7 लोगों की संख्या रहती है। इसमें आम सहमति नहीं बन पाती तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पर 3 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तभी जाके किसी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पर निर्णय लिया जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि जो एबी है, यानी कि जो अपीलीय निकाय है, अपीलेट बोर्ड जो है, वो पक्षपाती है, विकासशील देशों की ओर झुका हुआ है,
इसलिए क्या होता है, उनकी नियुक्ति लगातार बार बार अमेरिका रोकता है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता है। बेटा याद रखना, जब WTO में मेंस का क्वेश्चन लिखने का मौका मिलेगा ना, तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा। अब यहां क्वेश्चन अलग था, यहां क्वेश्चन जो है सीधा संबंधित था WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से, जिसमें 3 सब्सिडी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है। ये आम्बेर बॉक्स में सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ये बात समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझा देता हूं। 7 मेंबर्स हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, मिनिमम चाहिए 3 किसी भी कार्यवाही के लिए। अमेरिका क्या करता है कि ये जो है ओवरऑल इसकी नियुक्ति जो है, इनकी उन नियुक्तियों को रोक देता है WTO में, क्योंकि दबदबा तो है, डेवलप्ड नेशन है, सबसे शक्तिशाली देश है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि जब वो नियुक्ति नहीं होने दे रहा है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया ना। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कृषि पर समझौता, इसमें तो याद कर लो, आम्बेर बॉक्स, आम्बेर बॉक्स, ठीक है, सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं ना, आम्बेर बॉक्स। बिल्कुल, अरे क्यों डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में हनी अंसारी लिख रहे हैं, भारत क्यों शामिल नहीं होगा? भारत का WTO में जो केसेस जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, सोलर पैनल की सब्सिडी को लेकर, एग्रीकल्चर की सब्सिडी को लेकर, वो कहां सुने जाते हैं? यही तो सुने जाते हैं, ठीक है। आम्बेर बॉक्स जो है, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या है कि 1986 88 का क्या है, बेस ईयर है हमारे पास। उसके आधार पर डेवलप्ड नेशन जो है वो 10% क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन का उस वक्त के हिसाब से सब्सिडी दे सकते हैं। और डेवलप्ड नेशन 5% और डेवलपिंग नेशन जो है 10%। तो उस हिसाब, तो उस वक्त तो हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, आज तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो हमेशा भारत ये डिमांड करता है कि आप एक काम करो, इस बेस ईयर को चेंज करो भाई, और ये चेंज हो नहीं रहा है, ये चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या है, ठीक है। इसके बाद आजकल क्या है, संरक्षणवाद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसे USA ने हमसे एक टैग छीन लिया, वो है जर्नलाइज प्रेफरेंस सिस्टम, GSP, GPS, सॉरी, जर्नलाइज प्रेफरेंस सिस्टम या जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है वो हमसे छीन लिया, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में जगह देता था, उसकी वजह से। तो ये क्या है, USA की संरक्षणवादी की नीति। हम कहते हैं कि हमारे लिए पड़ोसी पहले की नीति है, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए हम पहले। मतलब ये वो पड़ोसी अंकल आंटी हैं जो ये कहते हैं कि देखो, हमारा लौंडा चाहे कुछ करे ना करे, हमारी लड़की जो है कुछ करे ना करे, हमारे बच्चा कुछ करे ना करे, लेकिन पड़ोसी का लड़का कुछ नहीं करना चाहिए। ये वो है, ठीक है। बहुत लालची है अमेरिका। पीस क्लॉज, साक्षी मिश्रा, मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन पीस क्लॉज है, लेकिन बार बार ये बात उठ रही है अब कि भाई पीस क्लॉज को कब तक आगे लेके जाओगे? तो हमारे यहां पर बहुत लालची है, संरक्षणवादी है। अरे मैं अपना, कुछ रूममेट्स होते हैं ना, रूममेट्स हैं आप लोगों के, नहीं है, बाहर रहते हो तो वो तो, अरे मैं अपना पैसा नहीं दूंगा भाई, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और गर्लफ्रेंड ने फोन किया कि आओ चलो घूमने चलते हैं, जरा कॉफी पिला के लाओ, और तुरंत वो निकलते हैं, अरे मैडम अभी आ रहे हैं, तुरंत बताइए क्या खाना है क्या पीना है। तो मैडम लेके जाती है उनको स्टारबक्स, एंड देन ही विल रियलाइज कि भाई दोस्त को ही पैसे देता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सुख दुख में वही भाई 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 काम आने वाला है ना, वही काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मत्स्य पालन सब्सिडी जो है, जो हमारी तरफ से काफी ज्यादा हो रही है, इसमें हमेशा अंकुश लगाना चाहता है WTO, ताकि विद्रोहन शामिल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम समुद्र को नुकसान पहुंचाएं, मछलियों का विद्रोहन करके समुद्री संसाधनों को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए समस्या रहता है। एक समझौता है, दैट इज ITA, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी समझौता। ये 2 टाइप का है, ITA 1,
ITA-2, ITA-1 भारत ने साइन किया हुआ है, जिसमें विदेशी जो डेवलप्ड नेशन है वहां से विकसित देशों से कुछ प्रोडक्ट हमारे यहां आते हैं तो हम उनको कस्टम ड्यूटी में छूट देते हैं। तो टोटल ऐसे 256 प्रोडक्ट हैं, लेकिन ITA-2 भारत ने साइन नहीं किया हुआ है। फिर भी हमसे यह कहा जाता है विकसित देशों के द्वारा कि आप इन चीजों पर छूट दो हमें, इन प्रोडक्ट्स पर। भारत नहीं देता है, तो फिर ITA पर लेकर WTO के सामने चले जाते हैं वो देश, तो वहां पर फिर हमें दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी समस्याएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और क्या समस्या है बेटा? इतनी समस्या गिना दूंगा कि जब मेंस आएगा ना और WTO में इस इशू पूछ लिया तो आप बोलोगे एग्जामिनर से कि अब तो आजा भाई, आज तो लिख के रहेंगे इसको। अच्छा सर, आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं। ये कौन है ये बच्चा? ये है ऋषिकेश जी, कहते हैं सर अच्छी वाली गर्लफ्रेंड भी काम आती है, लेकिन नहीं आती तो है, बिल्कुल आती है। वो तो ये तय होता है कि आपका प्रेम कितना गहरा है, आप एक दूसरे के लिए कितना, अब लैला मजनू है या क्या है वो तो अलग ही बात है। चलो फिर वापस आते हैं, चलो दोबारा। विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध को तोड़ना। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विवाद निपटान प्रणाली का कामकाज महत्वपूर्ण है, तो सदस्यों को जल्द से जल्द नियुक्त करने का प्रयास करें। तो इसमें क्या है, वे फॉरवर्ड है ये, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे की राह, तो आगे की राह क्या है? जो देखो, आगे की राह बताने के लिए याद रखना, जब भी आपसे आगे की राह पूछी जाए, जो जो समस्याएं हैं उनको एक एक करके पकड़ते जाइए और उन समस्याओं का सॉल्यूशन देते जाइए, वही आगे की राह है। ठीक है, वैधता बढ़ाना, पारदर्शिता बढ़ाना है, WTO में ज्यादा कोशिश करनी है। ठीक है, छोटे देशों की आवाज को भी महत्व देना चाहिए। लीस्ट डेवलपिंग नेशन, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको जो हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो ये सारा हमारा काम हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको, चाहे कोई अध्ययन बैच का विद्यार्थी है मेरा, चाहे कोई नॉर्मल जो विद्यार्थी इस बैच में, जो अध्ययन बैच में नहीं है, उन सबको घर से ये क्वेश्चन करना है और 250 शब्द में इसको घर से करके लाना है। ठीक है, अब देखो कुछ शायरियां शुरू हो गई हैं बेटा। ये 250 शब्द है, ये शायरियां लिखना यहां पर, WTO की शायरियां लिखना। जब देखते हैं कि क्या लिखोगे, हैं कि मुझ में कुछ इस कदर मौजूद है, तो मुझ में। चलो एक जॉन एलिया साहब का एक शेर सुना ही देता हूं अब आपको, क्योंकि बहुत सारा एकदम लगातार क्लास होके आप थोड़ा बोर हो गए होंगे। तो जॉन एलिया साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती। वाह कीजिएगा, है ना, कि मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, कुछ इस कदर मौजूद है तो मुझ में। ठीक है, समझे? चलिए इस क्वेश्चन को करना है, आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि संविधानवाद से क्या अभिप्राय है, बताइए। इन आधारों पर हम भारतीय लोकतंत्र में संविधान, किन आधारों पर भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद की तस्वीर देखते हैं। इसका मॉडल आंसर कैसे लिखोगे, इसका मॉडल आंसर कैसे लिखोगे? देखो मैं बताता हूं, इसका जो मॉडल आंसर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि सबसे पहले हमें संविधानवाद समझाना पड़ेगा क्या होता है। तो यहां पर आप लिखना, आपको लिखना पड़ेगा। देखो लास्ट टाइम मैंने डगलस ग्रीनबर्ग के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, जो मेन व्यक्ति था, कि यहां पर लिखना कि डगलस ग्रीनबर्ग के अनुसार संविधानवाद का अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक सिद्धांत है जो संविधान को सर्वोच्च मानता है, सभी कानूनों, नीतियों, सरकारी कार्यों को संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित करने की आवश्यकता पर बल देता है। पिछली बार मैंने जो बताया था वो डगलस ग्रीनबर्ग का कोट लिख सकते हो आप संविधानवाद का, या फिर ये सारी चीजें लिखकर भी आप अपने आंसर को बेटर कर सकते हो। हर एक व्यक्ति का आंसर अलग हो सकता है, सेम रहने की संभावना नहीं है। ठीक है बेटा, मॉडल आंसर ये
भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद की तस्वीर निम्नलिखित आधारों पर देखी जा सकती है। कहां कहां? भारत में संविधान सर्वोच्च है। कोई भी कानून आप बना लो, उस कानून के वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट करेगा बाय द जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा में वो देखेगा कि क्या ये भारत के संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना, उसके खिलाफ तो नहीं है। अगर उसके खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, लोगों के जीवन के खिलाफ है, देन उस केस को क्या कर देगा? नल एंड वॉइड कर देगा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है हमारे यहां, एंड स्पेशली आप आर्टिकल 21 को मेंशन करो। किसी को कुछ भी नहीं पता, आर्टिकल 21 मेंशन कर दो। आर्टिकल 21 इज द ब्रॉड आर्टिकल इन आवर फंडामेंटल राइट। कुछ भी समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट को तो सीधा लिख देता आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फॉरगेटनेस। भैया कुछ नहीं आ रहा है, प्राइवेसी है, हमें सोना है, राइट टू मतलब राइट टू स्लीप भी है भाई, कोई सोते हुए परेशान नहीं करेगा, आर्टिकल 21 है, बिल्कुल नागरिकों की सुरक्षा है। बहुत सारी न्यायिक संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपने 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 क्षेत्रों में काम करती हैं। एग्जाम्पल दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हालांकि इनमें ओवरलैपिंग होती है, इसमें अधिव्यापन होता है, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही होती है। ठीक है, विभिन्नता में एकता। भारतीय संविधान विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, स्पेशली 22 भाषाओं को, ठीक है, धर्मों का सम्मान करता है और सांस्कृतिक विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। इसके लिए आप आर्टिकल 371, ठीक है, इन सब का यूज कर सकते हो। आर्टिकल 28, 29 का यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो कि भैया जो संस्कृति है वहां पर नागालैंड और ये सब जो राज्य है उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। ठीक है, गणतंत्र का सिद्धांत है, मतलब यहां पर शक्ति जनता के हाथ में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी कठिन है, तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो या कोई भी संसद चाहे तो संविधान को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकती, एंड स्पेशली जब से केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो ये है भाई ओवरऑल। इसका कंक्लूजन क्या लिखना है 10-20 शब्दों में, कि इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली को भी सुनिश्चित करता है। ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका मॉडल आंसर। तो आपका जब आपका पीडीएफ मिलेगा तो आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं और घर पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसको ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए। बेटा देखो, एट द एंड प्रीलिम्स निकालने और मेंस में लिखने की वजह से आप आईएएस, आईपीएस, एसडीएम जो भी आपको बनना वो सब बनोगे। उसके अलावा कोई और सोर्स ही नहीं है दूसरा। तो जितना ज्यादा यहां घिस लोगे वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो क्लास आपकी होती है यहां पर एंड। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।